पुस्तक का नाम है खुदीराम बोस। मौत को हंस के चूमने वाले याद तेरी हमारे दिल में है। लेखक हैं पंडित मधुसूदन शर्मा जी। मनोज पब्लिकेशन से छपी है। लेखक की ओर से दो शब्द। युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस बचपन से निर्भीक थे और माता पिता का साया भी उन पर बचपन से ही उठ चुका था। परवरिश भी बड़ी बहन अपरूपा द्वारा हुई, जो कि विवाहिता थी। अध्ययन व व्यायाम ही उनके विशेष शौक थे। उनके मन में देश की आज़ादी की भावना ने वस्तुतः तब जन्म लिया जब उन्होंने एक अंग्रेज अफसर द्वारा एक हलवाई को बीच बाजार में पीटते हुए देखा। घर आकर जब उन्होंने अपनी दीदी अनुरूपा से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर मिला कि हम लोग गुलाम हैं, क्या कर सकते हैं। तभी से खुदीराम इस विषय पर विचार करने लगे कि अगर हम गुलाम क्यों हैं। धीरे धीरे उनके मन में देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले भाव पनपने लगे। भारतीय ग्रामीण जीवन की दशा का अध्ययन उन्हें बांकुरा गांव के वृद्ध किसान अतुल घोष के यहाँ रहते हुए किया। 1904-5 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग विभाजन ने भी उनमें राष्ट्रवाद के भाव को हवा दी। बाद में वे खुलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। कलकत्ता के क्रूर न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के मुगालते में बम फेंकने से मिसेज कैनेडी की मौत ने उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। उनकी इसी कुर्बानी ने भारतीयों के हृदय में क्रांति की मशाल प्रज्वलित की, जो देश के आज़ाद होने तक सतत प्रज्वलित रही। पुस्तक प्रस्तुत खुदीराम बोस में बोस के जीवन चरित्र व आदर्शों का विवरण है। उनका ध्येय वर्तमान पीढ़ी की प्रेरणा देना है। पुस्तक में दिए गए तथ्य वस्तुपरक हैं, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई तो पाठकों से क्षमा याचना करते हुए सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि आगामी संस्करण में सुधार करना संभव हो सके। अनुक्रम है ये। मौत को चूमते देखेंगे यहाँ हम लोग, हमें गांठ फांसी की हमें देखकर शर्माएगी। मैं अपील नहीं करना चाहता, खुदीराम ने दो टूक जवाब दिया। आखिर क्यों? चक्रवर्ती ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। दादा, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इन अंग्रेजों को भली भांति जानता हूँ। हाँ, इससे नुकसान जरूर होगा। मातृभूमि की मुक्ति के लिए इस धरती पर फिर से मेरे जन्मने की तिथि की अवधि कुछ और बढ़ जाएगी। बाकी आप कोशिश करके देख लो। अपीलें खारिज हुई और आज़ादी का मतवाला वंदे मातरम का जय घोष करता हुआ फांसी के फंदे पर झूल गया। पेज नंबर 7। खुदीराम बोस। सघन व भयावह जंगल में खामोश खड़े पेड़ मानो प्रातःकाल होने पर हौले हौले पलकों को खोल रहे थे। आसमान स्वच्छ था, सूर्य की रोशनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन धरती पर अभी पूरी तरह फैल नहीं पाई थी, कारण कि पेड़ आपस में इस तरह सटे हुए थे कि रोशनी के मार्ग में बाधा पड़ रही थी। फिर भी सूर्य की किरणें पत्तों व टहनियों के मध्य से मार्ग बनाकर धरती का आलिंगन करने को उतावली थी। शीतल मंद पवन के झोंके थोड़ी थोड़ी देर में उन किशोरों के बदन को स्पर्श कर रहे थे, जो हाथों में लाठियां लेकर उनसे मार्ग बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। घने पेड़ों के कारण कुछ स्थल तो अब भी घोर अंधेरे के आगोश में थे, क्योंकि वहां तक सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पा रही थी। फिर भी वे दोनों उत्साही किशोर निर्भीकता पूर्वक मानो समूचे जंगल को एक ही श्वास में पार कर लेना चाहते थे। वे दोनों जंगल के उस मार्ग से सर्वथा अनभिज्ञ थे। उनमें से एक के घुंघराले बाल थे। घुंघराले बालों वाला किशोर मामा था, जबकि दूसरा उसका भांजा था। भांजा इस बात से अनभिज्ञ था कि आखिर उसका मामा क्यों इस भयावह जंगल की खाक छान रहा है। फिर भी उसके मन में जंगल देखने की उमंग अवश्य थी। मामा ने जब भांजे से जंगल की ओर चलने के लिए पूछा था, तब भांजे ने मामा की बात मानते हुए उत्सुकतावश जंगल की ओर जाने के लिए हामी भर दी थी। लेकिन वह इस बात को नहीं जान सका कि
उसके मामा ने मन में आखिर क्या है। दोनों की आयु में विशेष अंतर नहीं था। मामा अपने भांजे को यह कोई 1.5 साल बड़ा था। यह बात उन्होंने उन दिनों की है जब मामा की आयु यही कोई 15 वर्ष रहेगी। मुझे क्या पता था कि जंगल इतना अधिक भयावह होगा, भांजे ने कहा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था, तभी तो यहाँ आया हूँ। मामा ने भांजे के लिए लाठियों से झाड़ियों को हटाकर मार्ग बनाते हुए कहा, इस झाड़ी के नीचे से जरा संभल कर चलना। जरा भी चूक होगी तो कांटों के कारण सारा चेहरा लहूलुहान हो जाएगा। भांजा सावधानी पूर्वक झाड़ी के नीचे से रेंगता हुआ निकल गया। तब मामा ने कहा, अब अपनी लाठी से तुम झाड़ी को हटाओ ताकि मैं भी उस तरफ निकल आऊं। भांजे ने मामा के कहे अनुसार वैसा ही किया तो घुंघराले बालों वाला किशोर अर्थात मामा भी झाड़ी के उस पार पहुंच गया। यह तो बड़ी खतरनाक झाड़ी थी। उलझा उजाला कम होने से कुछ दिखाई भी तो नहीं पड़ रहा था। खैर चलो, संकट तो टल गया, भांजे ने कहा। संकट टला नहीं है, कहा संकट अभी कहाँ टला है भांजे। अभी जंगल में हम चले ही कितना है, आज तो पूरा जंगल छान मारूंगा तभी चैन लूंगा। मामा ने जब ऐसा कहा तो भांजा उसे आंखें फैलाकर देखने लगा। फिर बोला, मामा सुना है कि यह जंगल बहुत लंबा चौड़ा है। इससे तो क्या 10 दिनों में भी छान पाना वैसा ही लगता है जैसे चने चबाना। मामा सिर को हिलाते हुए कुछ सोचने लगा। लेकिन तभी वहां अजीब सी आवाज गूंजी। उस आवाज को सुनकर भांजा भयभीत होकर मामा से कहने लगा, मामा यह आवाज कैसी है। डरने जैसी कोई बात नहीं, तुम भयभीत मत हो, यह तो चमगादड़ों की आवाज है, मामा ने भांजे को निर्भय करते हुए कहा। लेकिन तभी चमगादड़ों के कई झुंड उधर उधर उड़ान भरने लगे। उनमें से कुछ झुंड ची ची की आवाज करते उनके कानों के पास से गुजर जाते। तुम्हें भय तो नहीं लग रहा, मामा ने भांजे से नकारात्मकता में सिर हिला दिया। करीब 1.5-2 फीट ऊंची घास को रौंदते हुए मामा भांजा तीव्रता से आगे की ओर बढ़े। वे अभी कुछ ही दूर तक पहुंचे होंगे कि उन्हें सामने एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ में सैकड़ों चमगादड़ लटक रहे थे। भांजे ने उस पेड़ को देख अचंभा करते हुए कहा, मामा यह पेड़ तो। इस पर मामा ने हंसकर कहा, पगले, क्या तुम इस पेड़ को नहीं पहचान रहे। भांजे ने नाम में सिर हिला दिया तो मामा ने कहा, यह वही वटवृक्ष है, यानी बरगद का पेड़। लेकिन यह तो बहुत बड़ा है, इससे पहले कभी इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा। भांजे ने कहा, अरे बरगद के तो इससे भी बड़े बड़े होते हैं। वैसे यह भी कम बड़ा पेड़ नहीं है। देखो इसकी जटाएं किस तरह जमीन पर लटक रही हैं, जैसे तने ही हो। मामा ने जब ऐसा कहा तो भांजा तने में बदल चुकी जटाओं को छूता हुआ रहा। फिर एक जटा को पकड़कर झूलने लगा। वैसे ही वह झूलने लगा, चमगादड़ इधर उधर उड़ने लगे। उन्हें लगा जैसे कोई उनकी खामोशी का भंग करने की चेष्टा कर रहा हो। फिर तो देखते देखते चमगादड़ इधर से उधर, उधर से इधर उड़ते हुए धमाचौकड़ी मचाने लगे। चमगादड़ों की धमाचौकड़ी के कारण दोनों किशोर मामे भांजे वहां से भाग निकले। बरगद के पेड़ से जब वे आगे बढ़े तो उन्हें सूर्य की रोशनी दिखाई दी। कहीं कहीं आसमान साफ व नीला दिखाई दे रहा था। किलकारी मारते व उत्साहित होते हुए दोनों अति तीव्रता से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें सांपों का एक झुंड दिखाई दिया। उस झुंड को देखकर उनके कदम रुक गए। अब क्या करें, भांजा बोला। कुछ सोचते हैं, मामा ने कहा। और वह कुछ सोचने लगा। फिर मामा ने मुंह पर उंगली रख भांजे से धीरे धीरे चलने का संकेत किया और झाड़ियों के बीच से मार्ग बनाता हुआ आगे चलने लगा। अगला अध्याय, गीदड़ों की बहादुरी। पेज नंबर 9। अगला अनुक्रम, गीदड़ों की बहादुरी। कुछ देर तक वे चुपचाप चलते रहे। बीच बीच में पीछे मुड़कर भी देखते रहे, लेकिन एक फलांग की दूरी तय कर लेने के बाद वे दोनों तेजी से दौड़ने लगे। ढलावा मार्ग पर वे बहुत दूर तक दौड़ते रहे, लेकिन जब श्वास उखड़ने लगा तो वे रुककर एक पेड़ की मोटी जड़ पर बैठ गए।
उस पेड़ को वे पहचान नहीं पाए। पेड़ की पत्तियां नुकीली व शाखाएं लंबी थीं। उनकी मोटाई लंबाई अधिक नहीं थी, फिर भी पेड़ की एक जड़ जमीन से ऊपर उभर आई थी। वह जड़ गोलाकार पेड़ की मोटी शाखाओं की तरह जमीन में धसी थी। हो सकता है कि हो सकता है बरसात में ढलान की मिट्टी बह गई हो, और एक बार जो जड़ बाहर निकल आई हो तो उसे जमीन के ऊपर खुली हवा में रहना ही सुखद समझा हो। घुंघराले बालों वाला किशोर मामा उस जड़ पर बैठता हुआ सोचने लगा। सुस्ताने के लिए बैठे वे दोनों फिर धीरे धीरे बातें करने लगे। बातों में वे इतने मशगूल हो गए कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि उन्हें कुछ दूर ही एक टीले पर बैठे दो गिदड़ उन्हें एकटक देख रहे हैं। बहुत देर बाद एक छोटा लड़के भांजे की नजर अचानक उधर पड़ी तो देखा कि दोनों गिदड़ जीभ मुंह से बाहर निकालकर लार टपकाते हुए एकटक उसी की ओर देख रहे हैं। तो वह भीतर तक कांप गया। उसने अपने मामा को झकझोरते हुए कहा, भागो, देखो सामने गीदड़ हमें खाने को तैयार बैठे हैं। तुम डरते क्यों हो? ये तो गीदड़ हैं, महा डरपोक होते हैं। जो इनसे डरते हैं उन्हीं के लिए खतरनाक होते हैं। यदि हम इन इनसे डरकर भागेंगे तो संभव है कि हमारा पीछा करते हुए हम पर धावा बोल दे। मामा ने कहा, लेकिन अब भी हमें चल लेकिन अब हम तो हमें चल देना चाहिए। भांजे ने कहा, चलेंगे, लेकिन पहले थोड़ा आनंद ले लें। मामा ने कहा, आनंद के फेर में कहीं सजा न मिल जाए। यदि दोनों गीदड़ हम पर लपक पड़े तो जान छुड़ाना भारी पड़ जाएगा। भांजे ने कहा, डरते क्यों हो ललित? मामा ने कहा। छोटे वाले का नाम ललित था, जो घुंघराले बालों वाले किशोर की सगी बहन का लड़का होने से उसे भांजा था। मामा ने कहना जारी रखा, गीदड़ तो आखिर गीदड़ होते हैं, कहो तो दिखाऊं इनकी बहादुरी का नजारा। छोड़ न मामा, आगे चलते हैं, ये तो अपने आप भाग जाएंगे। भांजे ने कहा। लेकिन मामा को तो शरारत सूझ रही थी। वह भांजे को आनंद पहुंचाना चाहता था, लिहाजा उसने पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर गीदड़ों की ओर उछाल दिया। पत्थर का वह टुकड़ा उन गीदड़ों के बीच में जा गिरा जो तो वे चौंक पड़े। उन्होंने बाहर लटकती हुई जीभ को अंदर किया, गर्दन ऊंची करके दोनों किशोरों की ओर गौर से देखा। फिर वे सावधान होकर बैठ गए, मानो कहना चाहते हो, खबरदार, अगर दोबारा पत्थर फेंका तो ठीक नहीं होगा। लेकिन मामा को अभी आनंद नहीं आया था, क्योंकि भांजे को हंसी नहीं आई थी। अब वह भांजे से बोला, देख भांजे, कैसे अकड़ कर बैठ गए हैं दोनों। जरा ठहरो, अभी अकड़ निकालते हैं इनकी। ऐसा कहकर उसने एक पत्थर उठाया जो पहले वाले पत्थर से कुछ बड़ा था। छोड़ो भी, अपने आप चले जाएंगे, अब हम चलें, ललित भांजे ने कहा। लेकिन मामा तो जैसे गिदड़ों की अकड़ दूर करने की ठान चुका था। इस बार उन्होंने हाथ वाला पत्थर कुछ इस अंदाज में पकड़ा कि वह गिदड़ों के मध्य में जा गिरा। इस बार गिदड़ चौकन्ने होकर खड़े हुए। वह उनका वह अंदाज ऐसा था कि जैसे उनको शेरों पर धावा बोल देंगे। ललित घबरा गया, लेकिन उसका मामा दोगुना उत्साहित था। मामा एक और पत्थर उठाकर गीदड़ों की छाती को निशाना बनाकर चीखा, ऐसे नहीं मानोगे, ये लो। फिर उसने वह पत्थर गीदड़ों की ओर तेजी से फेंक दिया तो उनके पैरों में जा गिरा। एक गीदड़ पूंछ दबाकर तेजी से भागा, जबकि उसका साथी गीदड़ पल भर तो दोनों किशोरों की ओर देखता रहा। फिर वह भी अपनी साथी की तरह पूंछ दबाकर मैदान छोड़कर भाग गया। कुछ दूर जाकर उन्होंने गीदड़ रुक गए। फिर वे क्रोध भरी नजरों से दोनों किशोरों को देखने लगे, मानो कह रहे हों कि ठीक है, देख लेंगे एक दिन तुम दोनों को, हमारे ही मोहल्ले में आकर हमें ही धमकाते हो। दोनों गीदड़ों के रुकते ही घुंघराले बालों वाला किशोर लाठी पटकता हुआ उनकी ओर दौड़ा। तो वे दोनों गीदड़ पूंछ दबा बदन सिकोड़कर तेजी से भाग छूटे और देखते ही देखते झाड़ियों के पीछे जाकर गायब हो गए। बहुत खूब मामा, मान गए, ललित ने ठहाका मारकर हंसने लगा। मामा भी ठहाका मारकर हंसने लगा। फिर वे दोनों झाड़ियों पर बेवजह ही लाठियां पटकते
वे आगे की ओर चल पड़े। गीदड़ों के दुम दबाकर भाग जाने से उनका उत्साह काफी बढ़ गया। वे मस्ती में बाकिम बाबू के अन्न मटका यह गीत गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे। दड़बाड़ी घोड़ा चढ़ी, कोथा तुमी जावे रे, सुमरे चलीनु आमी हायो न फिराऊ रे। हरी 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 बोली रंग रंगे रण रंगे, जाए दिवो प्राण अजी समर तरंगे। अनुकर्म अगला है नाग की फुक्कार। गीत गाने में मगन ललित ने एक झाड़ी पर लाठी दे मारी। उस झाड़ी में नागिन का एक जोड़ा रहता था। झाड़ी पर लाठी पकड़ते ही तीव्र फुक्कार की आवाज निकली। फुक्कार इतनी भयप्रद थी कि इस बार ललित का मामा भी भयभीत हो गया। वास्तव में घुंघराले बाल वाले मामा ने ललित की लाठी झाड़ी पर पकड़ने से पहले ही नाग नागिन ने उस जोड़े को देख लिया था। वह जोड़ा फन में फन मिलाकर संभवतः प्रेम कर रहा था। ललित के मामा ने पहले ही सुन रखा था कि नाग नागिन के जोड़े को चिढ़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना। फिर ललित व उसका मामा बिना पीछे मुड़े लौटने लगे। ललित की टांगों में कंपन हो रहा था। नाग नागिन की फुफकार से न केवल झाड़ी वरन आसपास का समूचा वातावरण भी खौफजदा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि आकाश में सैकड़ों चीलें एक साथ उड़ती हुई हर्र हर्र का स्वर निकाल रही हो और वह स्वर आकर धरती से टकरा गया हो। मामा अब? ललित ने कांपते हुए स्वर में मामा से पूछा। नाग नागिन पर निगाह रखते हुए धीरे धीरे पीछे खिसकते रहो, फिर जैसे ही खुलापन नजर आएगा हम निकल भागेंगे, घुंघराले बालों वाले मामा ने कहा। दोनों कुछ दूर तक पीछे की ओर हटते चले गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि नाग नागिन की फुफकार का स्वर मांदा हो जा रहा है। उन्होंने देखा कि नाग नागिन ने 2 बार फुफकारा, फिर धरती पर फन मारते हुए बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। संभवतः नाग नागिन ने ऐसा क्रोधावेश के कारण किया था। यह भी संभव था कि नाग नागिन अपने शत्रु उन किशोरों को देख न सके हों और उन्होंने अपनी झुंझलाहट प्रकट की हो। थोड़ी देर बाद नाग नागिन ने फुकारना बंद किया। फिर ललित व उसके मामा ने देखा कि नाग नागिन धीरे धीरे दूसरी दिशा की ओर खिसकने लगे लगे थे। मामा भांजे ने राहत महसूस की और वे दोनों भी विपरीत दिशा की ओर चल पड़े। उस तरफ पेड़ों का झुरमुट भी कम था और पूर्ण प्रकाशित सूर्य की किरणें धरती पर सीधी पड़ रही थी। ललित की कपकपी दूर हो चुकी थी। उसने स्वयं को नियंत्रित करते हुए पूछा, मामा यदि नाग नागिन हमें देख लेते तो क्या होता? मामा ने कहा, होता क्या? हम आगे आगे भाग रहे होते और नाग नागिन हमारे पीछे होते। तब तो जान बचानी भी भारी पड़ जाती। नाग नागिन ही थे, इनमें तो बहुत विष होता। ललित ने कहा, विष तो होता ही है इनमें, लेकिन मैंने सुना है कि खतरनाक जीव किसी को भी तब तक हानि नहीं पहुंचाते जब तक इन्हें उनसे किसी प्रकार का खतरा महसूस नहीं होता। यदि तुम्हारी लाठी उस झाड़ी पर नहीं पड़ती तो कुछ भी नहीं होता, हम मस्त पड़े रहते और हम झाड़ी के पास में आराम पूर्वक निकल जाते। लेकिन झाड़ी पर तुम्हारी लाठी पड़ने से उन्हें क्रोध आ गया। शुक्र मनाओ कि उन्होंने हमें देखा नहीं। देखा जाए तो फुकारते हुए वे हमें ही चारों तरफ ढूंढ रहे थे, लेकिन हम तो झाड़ी के पीछे थे, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं दिए। यदि वे हमें देख लेते तो हमारी खैर नहीं थी, क्योंकि वे हमें अपना दुश्मन जानकर हमारे पीछे पड़ जाते, मामा ने कहा। उस स्थिति में क्या होता? ललित ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। लेकिन उत्सुकतापूर्वक पूछा, ऐसा नाग नागिन का क्रोध बड़ा खतरे वाला होता है। एक बार एक व्यक्ति बता रहा था कि उसने नाग नागिन पर पत्थर मारा, फिर देखते ही देखते वह नाग उसके पीछे पड़ गया। हालांकि वह बहुत तेज चल रहा था, लेकिन नाग के मुकाबले में उसकी गति मंद थी। उसने बड़ी मुश्किल से प्राण बचाए थे, मामा ने बताया। सो कैसे? ललित ने पूछा। उसने अपना मुरेठा साफा नाग पर फेंक दिया, जिससे नाग भ्रमित हो गया। अपना कपड़ा नाग पर फेंक दिया, जिससे
नाग भ्रमित हो गया। नाग ने समझा कि मुरठा ही उसका शत्रु है, वो कपड़ा ही उसका शत्रु है। फिर वह कपड़े से ही उलझ कर रह गया। इस तरह वह नाग के कोप का शिकार होते होते बच गया। मामा ने उसे बताया। इस घटना के बारे में किसने बताया? ललित ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। रोबिंद्र सेन। वही रोबिंद्र सेन जिनकी पान की दुकान है। मामा ने ललित की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा। ओ माँ, ललित ने गहरा श्वास लेते हुए कहा। उसे ऐसा लगा जैसे कि वह किसी भीषण संकट से बच गया हो। दोनों मामा भांजे कुछ देर आगे बढ़े। उन्हें पेड़ों के झुरमुट की दूसरी ओर से जल की कलकल ध्वनि सुनाई दी। शिवापर्ण, अनुकर्म, शिवापर्ण। मामा, लगता है कि जैसे पास ही कोई बड़ा झरना है। जल की कलकल ध्वनि सुनाई पड़ रही है न। हवा भी ज्यादा ही ठंडी हो गई है। ललित ने ऐसा कहा तो घुंघराले बालों वाला किशोर यानी ललित का मामा चौंका। चौंकने का कारण था कि वह विचारों में खोया हुआ था। हाँ हाँ, चलकर देखते हैं, मामा ने ललित से कहा। फिर दोनों मामा भांजे ऊंचाई पर स्थित पेड़ों के झुरमुट की ओर बढ़ गए। जाकर उन्होंने देखा कि वह वहां झरना वरना कुछ नहीं बल्कि नदी थी। नदी का तेज प्रवाह, जल प्रवाह पत्थरों से टकरा रहा था। कलकल की ध्वनि उसी कलकल की ध्वनि उसी की थी। कलकल की ध्वनि से मधुर संगीत निकल रहा था, जिसे सुनने के लिए पक्षी समूह नदी तट पर स्थित पेड़ों पर आ बैठे थे। पक्षियों के कलरव से एक अलग ही प्रकार का संगीत निकलता प्रतीत हो रहा था। ललित, यही तो है कसाई नदी। आज तक नाम ही सुना था, आज प्रत्यक्ष में देख भी ली। वर्षा काल में तो यह नदी कसाई का रूप धारण कर लेती है, लेकिन इस समय देखो यहाँ का वातावरण कितना सुंदर है। ऐसा कहकर मामा अपने भांजे की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसकी ओर देखने लगा। वह बड़ा सुंदर व सुहावना लग रहा है मामा। मन तो ऐसा कर रहा है कि अब और कहीं भी न जाएं, शाम तक इसी नदी पर लेटे रहें। भांजे ने कहा। तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसी ही सही, मामा ने कहा। फिर उसने जल की थाह लेने के लिए जल में लाठी डाली। चूंकि जल की गहराई अधिक थी, इसलिए लाठी टेकता हुआ नदी से कुछ दूर जल में पड़े एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया। उसने ललित को भी दूसरे बड़े पत्थर पर बैठने के लिए बुला लिया। अब ललित व उसके मामा आमने सामने के पत्थरों पर बैठ गए और पैर जल में लटका दिए। जल दोनों पत्थरों से टकरा था, उनके पैरों को भिगोता हुआ तेज गति से बह रहा था। कितना अच्छा लग रहा है न, मामा ने मुग्ध भाव से ललित की ओर देखते हुए कहा। सच में मामा, देखो न, नदी तट पर सफेद बुगले कैसी मछलियों को अपना शिकार बना रही हैं। कुछ बुगले तो नदी के मध्य पड़े पत्थरों पर बैठे कितने चतुराई से मछलियों पर घात लगाए हुए हैं, ललित ने कहा। ललित का मामा वह दृश्य देखकर मुग्ध हुआ जा रहा था और जल में पैरों को चलाकर खबर खबर की ध्वनि कर रहा था।